गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है इंडियन पॉलिटी के ऊपर, तो जैसा आप लोगों को पता है ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, जो हमारी पिछली 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। द 6th क्लास ऑफ आवर लेक्चर इज़ संविधान की अनुसूचियाँ। तो हम शेड्यूल्स पढ़ रहे हैं आप लोगों के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इंडियन पॉलिटी की आप लोगों की 6th क्लास है। आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी तहसील वेलफेयर ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्पेशल फॉर HPPSC एग्ज़ाम। वनडे एग्ज़ाम जितने भी स्टूडेंट का है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो क्लर्क का हो या आप लोगों का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इसके बाद अपने MCQs सॉल्व करना, आप लोगों के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो बात करेंगे आज हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ऑल ओवर हमने अभी तक 8th शेड्यूल तक हमने पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो आज का हमारा रहेगा। ओके देन स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल, आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। और साथ में बताना चाहूँगा इसके ऊपर अभी आप लोगों का GOEIT जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का बैच स्टार्ट हो चुका है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 8350947171 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। हिस्ट्री की क्लासेस हमारी चल रही हैं जिसमें हमने कल पढ़ा था सलीम के बारे में, आज हम आगे पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। आप लोग वो भी क्लास अटेंड करना। तो ये सब चीज़ें आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं मेरे पास। हम आगे आज पढ़ेंगे 3rd 4th 6th 7th शेड्यूल तक हम पढ़ चुके थे, जिसमें मैंने आप लोगों को 7th शेड्यूल समझाया था लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने आप लोगों को 3 तरह के लिस्ट बताई थी। द फर्स्ट इज़ यूनियन लिस्ट, सेकंड इज़ स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज़ कॉन्करेंट लिस्ट। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि केंद्र द्वारा कोई भी कानून आप लोगों का पारित किया जाता है तो आप लोगों का यूनियन लिस्ट या संघ सूची के अंतर्गत वो आता है। अगर राज्य के द्वारा कोई कानून आप लोगों का पास किया जाता है तो वो आप लोगों का राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें केंद्र और राज्य जो आप लोगों के स्टेट और सेंटर आप लोगों के दोनों अपने अपने कानून बना सकते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट रहेगा 8th शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, सीधा एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से हिट हो जाएगा। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मॉडर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप लोगों का प्रेजेंट में इसमें कितनी लैंग्वेज है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए टोटल आप लोगों की 22 लैंग्वेज है। पर जब आप लोगों का संविधान बनकर पारित हुआ था या उसको लागू किया गया था उस समय सिर्फ आप लोगों की 14 ही लैंग्वेज थी। तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे कौन कौन सी आप लोगों की लैंग्वेज है। जैसा आप लोग जानते हैं आप लोगों की असमी है, बंगाली है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी और संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये आप लोगों की उस समय की 14 लैंग्वेज हुआ करती थी। 14 लैंग्वेज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन प्रेजेंट देयर आर 22 लैंग्वेज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लोगों ने देखना है किस किस तरह किस संशोधन के अनुसार इनको चेंजेस किया गया या इनमें ऐड किया गया, ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जब आप लोगों का संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय आप लोगों की टोटल 14 थी, जिसमें आप लोगों को पता है कि हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है। उसी के अनुसार असमी है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है आप लोगों की, कन्नड़ है आप लोगों की, कश्मीरी है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि कौन से स्टेट की ये लैंग्वेज है। आप लोगों की स्टेट लैंग्वेज ऑफ संस्कृत इज विच स्टेट लैंग्वेज। तो आप लोगों ने याद रखना है उत्तराखंड की ये स्टेट लैंग्वेज आप लोगों की कहलाती है। फिर आप लोगों की तमिल आएगी, तेलुगु आएगी और आप लोगों की उर्दू आएगी। उर्दू के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि उर्दू कौन सी स्टेट की लैंग्वेज है। स्टेट लैंग्वेज कौन सी है आप लोगों की, तो यूपी है आप लोगों का, जो आप लोगों की यूपी स्टेट है। और आप लोगों की जो बिहार स्टेट है इसकी जो स्टेट लैंग्वेज है वो आप लोगों की हिंदी और उर्दू बोथ हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नेक्स्ट है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा कि जो आप लोगों की सिंधी लैंग्वेज है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत इसे ऐड किया गया था इन अवर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लोगों ने याद रखना है 21st जो आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1967 में, इसके अनुसार आप लोगों की जो सिंधी लैंग्वेज थी इसको ऐड किया। पंजाब के साथ जो आप लोगों के पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स एरिया लगते हैं वहाँ पे सिंधी लैंग्वेज बोली जाती है। आफ्टर देन आप लोगों का नेपाली आता है, एक आप लोगों की आती है इसके बाद मणिपुर की, ठीक है, मणिपुरी की थोड़ी गलत हो गया, मणिपुर, ठीक है। फिर आप लोगों की कोंकणी आती है। तो नेपाली कौन सी है, तो नेपाली के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो यूपी का एरिया है जहाँ पे नेपाल का बॉर्डर आप लोगों का लगता है वहाँ पे नेपाली
भाषा है, इस कारण इसको भी ऐड किया गया। मणिपुर का तो आप लोगों को पता है। कोंकणी कहाँ की है, कोंकणी का भी आप लोगों को पता होना चाहिए, गोवा और जो आप लोगों का कोंकण तट है, ठीक है, ये यहाँ पे आप लोगों की लैंग्वेज है। ये तीनों लैंग्वेज आप लोगों के किसके अंतर्गत की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड, तो आप लोगों ने याद रखना है जो आप लोगों का 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आप लोगों का 1992 में हुआ था, वहाँ पे इसको किया गया है। आप लोगों से सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा 21st कौन से उसमें हुए थे, तो याद रखना कौन से ईयर में, 1992 और 1967। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोगों की आती है मैथिली, फिर आती है बोडो, फिर आप लोगों की डोगरी और फिर आप लोगों की सेंथली आती है। तो ये आप लोगों की ऑल ऐड की गई थी अकॉर्डिंग टू 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आप लोगों का 2003 में हुआ था। मैथिली कहाँ की है, बोडो कहाँ की है, डोगरी कहाँ की है, सेंथली कहाँ की है। मैथिली है जो आप लोगों की ये बिहार की है, ठीक है, बिहार स्टेट लैंग्वेज है ये भी। वोडो है आप लोगों की, वोडो का आप लोगों को पता होना चाहिए, असम और नागालैंड, असम और आप लोगों की नागालैंड, इनको ऐड किया गया। डोगरी ये आपकी जनजाति के लिए बोली जाती है। बोडो आप लोगों को पता है ना, असम और नागालैंड में एक जाति है जिसे बोडो कहा गया है, हाल ही में ये काफ़ी फेमस रही है। डोगरी आप लोगों को पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश आप लोगों का जो और कश्मीर है जो आप लोगों का वहाँ की है। सेंथली का भी आप लोगों को पता होना चाहिए, झारखंड, ठीक है। तो इनका आप लोगों ने ध्यान रखना है कौन से अमेंडमेंट के अंतर्गत, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आप लोगों का 2003 में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो आप लोगों के 8 शेड्यूल थे, ये आप लोगों का जब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था उस समय के थे। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो आप लोगों के शेड्यूल 9 है, जो आप लोगों का शेड्यूल 10 है। सब इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, किस तरह इनकी ज़रूरत पड़ी। शेड्यूल 9 को ऐड किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1951। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमारा पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था आप लोगों का, और किसके लिए हुआ था इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। और जितना मैंने आप लोगों को अभी तक बताया है, आई होप आप लोगों को अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी किताब भी खोलने की, आप लोगों को उस हिसाब से याद हो जाएगा। 9, 10, 11 और 12 जितने भी हैं आप लोगों के सारे मैं आप लोगों को बताऊंगा किस किस तरह आप लोगों ने याद रखने हैं। जो पहला अमेंडमेंट आप लोगों का हुआ था, आप लोगों को पता है कोई भी नया देश बसता है तो उसको, जब भी कोई नया देश स्थापित होता है तो उसको अपने डेवलपमेंट के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको लैंड की ज़रूरत होती है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये आप लोगों को ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आप लोगों का 1951 में हुआ था, ये क्यों किया गया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आप लोगों की देसी रियासतें थी, इनका एकीकरण करने के लिए आप लोगों का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। अब ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो आप लोगों की देशी रियासतें थी, इनका एकीकरण किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था आप लोगों के सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको कहा जाता है बिस्मारक ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई को बिस्मारक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिस कारण 31 अक्टूबर को हर साल आपके देश में मनाया जाता है नेशनल यूनिटरी डे। राष्ट्रीय एकता दिवस आप लोगों का 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिकॉज इस दिन आप लोगों के सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ हुआ था भारत में, ठीक है। तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है और किसकी याद में, तो आप लोगों को पता है 31 अक्टूबर, इन द मेमोरी इन द बर्थ ऑफ आप लोगों के सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ये ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आप लोगों का जो देश था वो एकता में या एक हुआ था, यूनिटी में आपका बांधा गया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जब आप लोगों का संवैधानिक जो आप लोगों की रियासतों का एकीकरण किया गया था, उस समय जो आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल था उसके अंतर्गत जो आप लोगों की लैंड थी, जो कि भूमि थी, उनके लिए किसी भी तरह का लो पास नहीं किया गया था। ये ध्यान रखना। जितनी भी ज़मीनें थी आप लोगों की, सब किसके पास थी, ज़मींदारों के पास थी या एक लोकल रूलर हुआ करता था उसके पास थी। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए जब आप लोगों के गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को आप लोगों के जो गांधी जी थी, इनकी जब मृत्यु हुई थी, इनके कुछ ही समय के बाद, जब इनकी मृत्यु हुई थी उनके कुछ ही समय के बाद जब भारत देश को लगा कि अब हमें ज़मीन की ज़रूरत है, अब हमें भारत का विकास करना है, तो इनके पास जगह नहीं थी, बिकॉज आप लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल था उसके अनुसार किसी भी तरह का कोई लैंड रिफॉर्म नहीं किया गया था, कोई भी लैंड लो आप लोगों का नहीं बनाया गया था। इसी को मध्य नज़र रखते हुए आप लोगों के एक पर्सन थे जिनका नाम था विनोबा भावे। इन्होंने एक
आंदोलन चलाया और लोगों को प्रेरित किया, और जितने भी आपके गांधी जी के अनुयायी थे उनको सबको प्रेरित किया, या पूरे भारत को एक मैसेज दिया कि गांधी जी ने इस देश के लिए कितना बलिदान दिया है, क्यों ना हम अपनी ज़मीन भी इनको भूदान कर दें, यानी कि अपनी ज़मीन का दान कर दें, जिस कारण आप लोगों के विनोबा भावे ने चलाया था भूदान का आंदोलन। तो जितने भी गांधी जी के अनुयायी थे उन्होंने तो अपनी ज़मीन जो थी तो दान कर दी, बट कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी ज़मीन दान नहीं की थी, क्योंकि गांधी जी खुद एक बात कहा करते थे, जितना हमारे काम का है उतना अपने पास रखो, बाकी सारा दान कर दो। बट जितनी ज़मीन सरकार के हिस्से में या गवर्नमेंट के हिस्से में आई थी वो आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था, उतनी उनके पास रिसोर्सेज नहीं बन पाया लैंड का, जिस कारण आप लोगों का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1951 में। इसके अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार जो आप लोगों को उससे पहले ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ था या किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है, जो आप लोगों का जो संशोधन होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 368 आर्टिकल के अंतर्गत होता है। और ये कहाँ से लिया गया है, जो अमेंडमेंट का प्रावधान है ये आप लोगों का साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि फर्स्ट अमेंडमेंट में जब किया गया तो इसमें जोड़ा गया शेड्यूल 9 में कि जो आप लोगों के अमेंडमेंट लॉ होंगे लैंड रिफॉर्म के लिए, भूमि सुधार कानून आप लोगों का बनाया गया था शेड्यूल 9 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। इसका मतलब ये होगा गवर्नमेंट किसी की भी ज़मीन ले सकती है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे ही आप लोगों का फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे आप लोगों के भारत के प्रधानमंत्री। और क्वेश्चन आप लोगों का लास्ट 2018 यूपीएससी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। शेड्यूल 10 है आप लोगों का, इसको ऐड किया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1985 में। इसमें ऐड किया गया था 1985 में। आप लोगों को पता होना चाहिए कौन थे भारत के प्रधानमंत्री, तो आप लोगों के जो इंदिरा गांधी थी उनके 1984 में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जो आप लोगों की पूरी सरकार किसके पास आई थी, राजीव गांधी के पास, और राजीव गांधी थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री। तो जैसे ही लोगों ने देखा कि अब कांग्रेस की हालत जो है खस्ता हो रही है, कमज़ोर हो रही है, जिस कारण वो कांग्रेस को छोड़ के अन्य दलों में जाके मिल रहे थे, इसी कारण आप लोगों का शेड्यूल 10 के अंतर्गत 52nd अमेंडमेंट जो 1985 में हुआ था उसमें एक अमेंडमेंट किया गया और ऐड किया गया कि कोई भी पर्सन, ठीक है, याद रखना इसको, एंटी डिफेक्शन लॉ जो आप लोगों का हुआ था। एंटी डिफेक्शन लॉ आप लोगों का क्या कहलाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ आप लोगों का कहलाता है कि दल बदल के ऊपर रोक का कानून, कि कोई भी पर्सन अपना दल नहीं बदल सकता है। इसके लिए आप लोगों का ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में। शेड्यूल 11 आप लोगों का आता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में। उस समय आप लोगों के कौन से भारतीय के प्रधानमंत्री थे, उस समय आप लोगों के थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या ऐड किया गया, इन्होंने जो आप लोगों के पंचायती राज था इसको भारत के संविधान के अंतर्गत ऐड किया गया। इन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। अमेंडमेंट के अंतर्गत जो आपका पंचायती थी ये बिकम ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भारतीय संविधान का या एक याद रखना, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था शेड्यूल 11 में, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 92 के अंतर्गत आप लोगों का ये हुआ था। शेड्यूल 12 आप लोगों का ये कहता है, और लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों का यहाँ पे हुआ था शेड्यूल 12 एडिड बाई 74th अमेंडमेंट 1992, ये भी याद रखना आप लोगों ने। इसके अंतर्गत आप लोगों का क्या हुआ था, जो आप लोगों का शेड्यूल 12 था वो 74th अमेंडमेंट 1992 में हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंतर्गत जो आप लोगों के म्यूनिसिपैलिटीज थी जो आप लोगों की बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। ये ध्यान आप लोगों ने रखना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आप लोगों की नगर पालिका थी, नगर पालिकाओं को दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि कब पास हुआ था, 1992 में, बट इसको लागू किया गया था 1993 में। ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। म्यूनसिपालिटीज बिकम पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायपालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था आप लोगों का शेड्यूल 12 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आप लोगों का अमेंडमेंट हुआ था 74th 1992 में। और आज से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल पार्ट 1 जो आप लोगों का है। इसके अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल,
यूनियन एंड स्टेट। आज हम जो बात करेंगे वो हम संघ और इसके राज्य के बारे में बात करेंगे। इसमें आप लोगों के टोटल में 4 आर्टिकल आप लोगों को बताऊंगा, आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 आप लोगों का क्या कहलाता है, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इतनी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी आप लोगों के यूनियन के अंतर्गत जो भी आप लोगों के इंटरनेशनल लेवल पे वो संधियाँ होती हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों की जो होती हैं, MOU होती हैं, वो किस नाम से होती हैं, वो आप लोगों के इंडिया के नाम से होती हैं, भारत के नाम से नहीं होती। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। इस चीज़ को आप लोगों ने और चीज़ ध्यान रखनी है कि भारत और इंडिया का यहाँ पे क्या फ़र्क है, या आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा देश है इसे 2 ही नामों से पुकारा जाता है, एक इंडिया और एक भारत। जो इंडिया है ये डोनेट किसको करता है, इंडिया डोनेट करता है आप लोगों की अर्बन पॉपुलेशन को, और जो आप लोगों का भारत है ये किसको डोनेट करता है, ये करता है आप लोगों की रूरल पॉपुलेशन को। भारत की जो आज तक की जो आपकी पॉपुलेशन मानी गई है अर्बन के अंतर्गत वो है 31%, और बाकी जितनी आप लोगों की बचती है 68.9% ये आप लोगों की रूरल के अंतर्गत आती है। यहाँ से सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि आर्टिकल 1 आप लोगों का क्या कहता है। आर्टिकल 1 आप लोगों से कहता है इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इंडिया आप लोगों का इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी संधियाँ होंगी, जितने भी आप लोगों के जो भी होगा वो आप लोगों का इंडिया डोनेट करेगा, और अर्बन पॉपुलेशन को डोनेट करता है आप लोगों का इंडिया, और भारत को डोनेट करता है 68.9 रूरल। ठीक है, आर्टिकल 2 आप लोगों का क्या कह रहा है यहाँ पे। आर्टिकल 2 आप लोगों ने सिंपल सी बात याद रखनी है कि एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट, भारत में नवीन राज्यों का प्रवेश यहाँ पे कहा गया है। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात आप लोगों की कही गई है कि भारत में अगर कोई अन्य देश का कोई राज्य ऐड होना चाहे तो वो ऐड हो सकता है। बाहरी राज्य भारत में आकर शामिल हो सकता है, बट भारत का कोई भी राज्य किसी बाहरी देश में शामिल नहीं हो सकता। आप लोगों को पता होना चाहिए, इसकी मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूँ। सिक्किम, सिक्किम आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने, सिक्किम भी ऐड हुआ था आप लोगों का भारत में। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 1974 में हुआ था। किस अमेंडमेंट के अंतर्गत, तो सिक्किम भारत के 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत 1974 में आप लोगों का ये ऐड हुआ था। ठीक है, और इसे ये कहा गया था कि सिक्किम बिकम या इट बिकम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ असम, एसोसिएट स्टेट ऑफ असम। ठीक है, तो ये बात आप लोगों की यहाँ पे कही गई है। सिक्किम को कहा गया था कि यह सह राज्य होगा किसका, असम का। बट आप लोगों ने याद रखना 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत इसको ऐड किया गया, बट 36 अमेंडमेंट के अंतर्गत नेक्स्ट ईयर ही, ठीक है, 36 अमेंडमेंट के अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया गया था। 22 आप लोगों की घोषित हुआ था सिक्किम। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट, अगर कोई अदर स्टेट आप लोगों का ऐड होना चाहिए भारत में, तो किसके अंतर्गत, आर्टिकल 2 के अंतर्गत। आर्टिकल 2 आप लोगों का कहता है एंटर्स इन अ न्यू स्टेट इन अ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। आर्टिकल 3 आप लोगों का यहाँ पे क्या कह रहा है। आर्टिकल 3 आप लोगों का कह रहा है बर्थ ऑफ न्यू स्टेट, किसी भी नए राज्य का जन्म, एंड चेंज देयर नेम एंड बाउंड्री, और इसके नाम एवं सीमाओं में किसी भी तरह का आप लोग परिवर्तन करेंगे तो आप लोगों का आर्टिकल 3 सीधा सीधा आप लोगों का प्रभावित होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने कुछ, जब मेरी लास्ट क्लास हुई थी तो मैंने ये 2-3 नाम लिए थे, एक 2014 और एक 2000। 2014 में आप लोगों का जो था आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नई स्टेट बनी थी जिसे कहा गया था तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि यूपी से अलग हुआ था आप लोगों का यूके। उसके बाद आप लोगों से मैंने कहा था एमपी से अलग हुआ था आप लोगों का छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद आप लोगों से कहा था मैंने कि बिहार से आप लोगों का अलग हुआ था झारखंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत ऐड हुई थी और किसके अंतर्गत आप लोगों की चेंज हुई थी, ये आप लोगों की चेंज हुई थी आप लोगों की किसके अंतर्गत,
आर्टिकल 3 के अंतर्गत। अगर कोई भी नया राज्य बनता है वो डायरेक्ट आप लोगों का किसको इफेक्ट करेगा, आर्टिकल 3 को। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 1 आप लोगों का कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया डोनेट करता है आप लोगों का अर्बन को, और भारत आप लोगों का करता है, सॉरी, इंडिया डोनेट करता है आप लोगों का अर्बन को और भारत करता है रूरल को। अर्बन की पॉपुलेशन 31 है और उसकी 68.9% रूरल एरियाज की। आर्टिकल 2 आप लोगों का सीधा कहता है कि अगर आप लोग एंट्रेंस करना चाहते हैं कोई भी नई स्टेट भारत में अदर स्टेट से, तो आप लोग अदर कंट्री से तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे नेपाल अगर आपका चाहे तो वो भारत का हिस्सा बन सकता है, बट भारत का भी नेपाल का हिस्सा नहीं बन सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। आर्टिकल 3 आप लोगों को मैंने सीधा सीधा कहा कि भारत में अगर नवीन राज्यों का आप लोगों ने निर्माण करना है, सॉरी, नवीन राज्यों का अगर जन्म देना है आप लोगों ने किसी नए राज्य को और इसकी बाउंड्रीज को, तो आप लोगों का डायरेक्ट इफेक्ट करेगा आर्टिकल 3। इसके बाद आप लोगों का आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 आप लोगों का इन तीनों से ही लिंक रखता है, क्योंकि आर्टिकल 4 आप लोगों का यहाँ पे क्या कहता है। आर्टिकल 4 आप लोगों ने सिंपल सी बात याद रखनी है। आर्टिकल 4 आप लोगों का कहता है कि अगर आप लोग आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी आप कानून बनाया जाए आप लोगों के द्वारा, तो संविधान में आपको इसको जाने की मतलब संविधान को के संशोधन को, जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, इसको इफेक्ट नहीं करेगा ये। मतलब आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, अगर आप लोगों का आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 प्रभावित करने वाला कोई कानून सरकार के द्वारा आप लोगों का बनाया जाता है, तो इसके लिए संविधान में किसी भी तरह का संशोधन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसको आप लोग एक साधारण विधेयक के रूप में या एक ऑर्डिनरी बिल के रूप में पास कर सकते हैं। आप लोगों ने अभी सुना होगा कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर जो आप लोगों का था, इसकी राज्य सीमा का नाम बदल दिया गया। ठीक है, ये आप लोगों का पहले स्टेट होता था, अब ये क्या बन गया, इसकी राज्य सीमा का नाम कर दिया यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह का आप लोगों ने देखा होगा कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ। तो जम्मू कश्मीर जो आप लोगों के अमित शाह हैं, जो आप लोगों के होम मिनिस्टर, ये आते हैं, ये प्रधान जो आपके राष्ट्रपति होते हैं, इनसे सिग्नेचर करवाते हैं, फिर संसद में आपकी दोनों संसद लोकसभा राज्यसभा में अपना बिल पास करते हैं, और उसके बाद ये एक बात कहते हैं, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक अधिनियम 2019। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये वाली बात यहाँ पे कही गई है कि इन्होंने किसी भी तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं किया, कोई भी आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे इफेक्ट नहीं हुआ है। सीधा ये क्या कहता है आप लोगों का, और इसमें आप लोगों ने ये भी ध्यान रखनी है कि जो आप लोगों का आर्टिकल 3 होता है, जब आप लोगों का कोई भी बिल बनाया जाता है ये वाला, या बर्थ ऑफ न्यू स्टेट होती है किसी भी इंडिया में, या इसके नाम चेंज होता है, इनके बाउंड्रीज या इसके नाम, तो आप लोगों का जो ये बिल होगा ये डायरेक्ट पार्लियामेंट में नहीं जाएगा। ठीक है, अगर भारत में कोई भी नई स्टेट का निर्माण होता है, ठीक है, किसी भी नई स्टेट का निर्माण होता है, इसका नाम चेंज किया जाता है या इसकी बाउंड्री पे किसी तरह का इफेक्ट होता है, तो इसका जो बिल आप लोगों का होता है वो कभी डायरेक्ट संसद में नहीं जाता है, वो कहाँ जाएगा, सीधा राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति इसके ऊपर सिग्नेचर करेगा और सीधा ये बिल क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाएगा। तो आप लोगों ने यही बात आप लोगों से को मैं समझा रहा हूँ कि आप लोगों ने देखा जब आप लोगों का जम्मू कश्मीर का जो बिल पास हुआ था, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक अधिनियम 2019 पास हुआ था, तो सबसे पहले उन्होंने लोकसभा में, उन्होंने वहीं पे पार्लियामेंट में ही आपके सामने प्रेसिडेंट से साइन करवाए, फिर लोकसभा में भी पास करवाया बिल को, राज्यसभा में भी उस बिल को पास करवाया। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आ गई होंगी। आर्टिकल 1 इंडिया और आप लोगों ने याद रखना है भारत के नाम से, आर्टिकल 2 एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया, आर्टिकल 3 आप लोगों का बर्थ ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया, चेंज देयर नेम एंड बाउंड्रीज। ठीक है, आर्टिकल 4 आप लोगों का सीधा सीधा है, आर्टिकल 4 आप लोगों का सीधा कहता है कि अगर आर्टिकल 1, 2, 3 आप लोगों का जो है इसको प्रभावित करने वाला कोई भी आप लोगों के द्वारा कोई बिल बनाया जाता है, तो आप लोगों को संविधान के संशोधन में किसी भी तरह की इसकी नीड नहीं है, संविधान में किसी भी तरह का आप कोई अमेंडमेंट नहीं करेंगे, आप लोग डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल के द्वारा पास कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोगों की जम्मू एंड कश्मीर की मैंने आप लोगों को दी थी। तो आई होप आप लोगों के लिए जो वीडियो है काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी होगी, आई होप। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अदरवाइज लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आप लोगों के साथ आगे के आर्टिकल पढ़ेंगे। इसी तरह धीरे धीरे आप लोग अपने एग्ज़ाम तक पहुंचेंगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई होने तक। 28 क्लासेज आप लोगों की रहेंगी इसके ऊपर, अभी 6 क्लासेज हैं, 22 क्लासेज और हैं आप लोगों की। धन्यवाद, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।